गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज स्टूडेंट कम कैसे जुड़े हैं क्लास में? फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में हमारा जो चैप्टर था मोशंस वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इस पूरे चैप्टर को शुरू से लेकर एंडिंग तक हमने जो पढ़ा है उसको हम दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है? तो आज की हमारी जो क्लास है वो रिवाइज क्लास है। किस चैप्टर की? मोशन वाले चैप्टर की, ताकि जो हमें समझ में नहीं आया वो भी हमें दोबारा से समझ में आ सकता है, ठीक है? या आ जाएगा। और आज जो डाउट है वो आज क्लियर कर लेना। आज वैसे फॉर्मूला क्लास है, कल से हम लोग इन्हीं टॉपिकों पे क्या लेंगे? प्रैक्टिस क्लास लेंगे। हर टॉपिक की एक एक बार प्रैक्टिस करेंगे, दो दो तीन तीन क्वेश्चन लेंगे हर फॉर्मूले पे, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है? तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में किसके बारे में बात की थी? सबसे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर बात की थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिजिक्स के अनुसार हो या फिर कैसे भी मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दो प्रकार से मोशन कर सकता है। यस या नो? कोई भी ऑब्जेक्ट दो प्रकार से मोशन शो करता है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं या तो वो ऑब्जेक्ट क्या करे? मोशन करे, या रेस्ट में, या फिर रेस्ट पोजीशन में हो। इन फिजिक्स के, हमारी इस फिजिक्स के अनुसार यानी हमारी भौतिक विज्ञान के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट दो प्रकार से हम उसको देख सकते हैं। फर्स्ट, या तो मोशन में हो, हम बोल सकते हैं इन फिजिक्स। ध्यान से समझ लेना, इन फिजिक्स के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट दो प्रकार से हो सकता है, या तो रेस्ट पोजीशन में हो। मैम फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स होती है जैसे एक तो होती है रसायन विज्ञान, एक होती है भौतिक विज्ञान, एक होती है जीव विज्ञान। जब आप 11th में जाओगे ना, तब आप लोगों के, अभी तो आप लोगों के फिजिक्स, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान एंड रसायन विज्ञान तीनों एक ही बुक में दे रखी है, जिसका नाम है मैम बायोलॉजी में आती है ना। सुनो मैम, सुनो एक बार। मैम, हाँ बोलो। मैम ये साइंस की पार्ट है। बिल्कुल, यही तो बोलूं। देखो 10th तक तो हमारे जो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान तीनों साइंस में आते हैं, जिसको हम साइंस की बुक बोलते हैं। जिसमें हमने अणु अभी पढ़ा था ना, एटम, मॉलिक्यूल, वो तो हमारा केमिस्ट्री का पार्ट था, ठीक है? इसके अलावा हमने फिजिक्स में मौसम के बारे में पढ़ते हैं, इसके अलावा बल के बारे में पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारा फिजिक्स का पार्ट होता है। इसके अलावा हम बात करें बॉडी के संबंध रिलेटेड, जैसे विटामिन के लिए पढ़ते हैं, या फिर एलिमेंट्री कैनाल के लिए पढ़ते हैं, या फिर बायोलॉजी का रेस्पिरेशन के लिए पढ़ते हैं। ये टॉपिक हमारे हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के। यानी 10th स्टैंडर्ड तक हमारे जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी तीनों के टॉपिक एक ही बुक में आ जाते हैं, जिसको हम साइंस की बुक बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आप 11th स्टैंडर्ड में जाते हो तो आपके तीनों सब्जेक्ट अलग अलग आते हैं, ठीक है? जिसे हम बोलते हैं कि ये बायो का है, ये मैथ का है। तो फिजिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री तो सबके आती है, यानी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान तो सबके आती है। लेकिन कोई स्टूडेंट मैथ लेता है तो कोई बायो लेता है, ठीक है? 11th स्टैंडर्ड से ये तीनों बुक अलग अलग बन जाती है। लेकिन हम बात करें कि 10th स्टैंडर्ड तक हमारे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बात करते हैं बायोलॉजी की, ये तीनों साइंस के अंदर आते हैं, जिसको हम साइंस की बुक बोलते हैं। अब तो समझ में आ गया ना भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान क्या होते हैं। और आपको पूछे कि हम फिजिक्स के अंदर तो, भौतिक विज्ञान के अंदर तो किसके बारे में डिस्कस करते हैं? भौतिक विज्ञान में तो हम बल के बारे में, फोर्स के बारे में, मोशंस के बारे में, ठीक है? इसके अलावा हम बोल सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट बल लगा रहा है, मोशन, कार्य, वर्क, इसके अलावा एनर्जी, ये सारे तो हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के अंदर। इसके अलावा अणु, परमाणु,
या फिर और कुछ आते हैं, ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल, ये जितने भी टॉपिक है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, ये सारे हमने रसायन विज्ञान के अंदर पढ़े थे। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए ना, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, वो हमारे रसायन विज्ञान के थे। इसके अलावा अब जो पार्ट पढ़ेंगे हम लोग विटामिन है, जैसे विटामिन की बात करती हूँ, एलिमेंट्री कैनाल है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? जीव विज्ञान में। अब समझ में आ गया? तो जब हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन हम फिजिक्स के थ्रू पढ़ते हैं, यानी जब भी मोशंस के बारे में पढ़ेंगे तो इन फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट 2 प्रकार से होता है, या तो वो रेस्ट पोजीशन में हो, जैसे अभी मेरी कौन सी पोजीशन है? रेस्ट, मैं बिल्कुल खड़ी हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जब मैं मोशन करूँ तो ये क्या है? मोशन। तो फिजिक्स के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट 2 प्रकार से मोशन करता है, जिसको हम बोल सकते हैं रेस्ट और मोशन। और मोशन में भी मैंने एक चीज पढ़ाई थी, जब हम मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसमें हमें क्या पता होना चाहिए? उसका रेफरेंस पॉइंट पढ़ाया था ना मैंने, रेफरेंस पॉइंट। फिर आपने पूछा भी था कि मैम ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो मैंने बोला था कि आप जहां से अपनी गति स्टार्ट करते हो, रेफरेंस पॉइंट का मीन्स मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि आप घर से स्कूल आ रहे हो, तो घर क्या है आपका? रेफरेंस स्टार्ट टू एंड। यस, यानी जहां से आप अपनी मोशन को स्टार्ट करते हो उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या आप बिना रेफरेंस पॉइंट, ध्यान से सुनो, क्या आप बिना रेफरेंस पॉइंट अपनी मोशन को कैलकुलेट कर सकते हो? क्या नहीं? नो मैम, नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यही नहीं पता रहेगा कि मैंने वहां से अपनी गति स्टार्ट की। जब हमें पता रहेगा कि हाँ मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे है, यानी मैंने मेरी घर से, तो अपन आराम से कर सकते हैं कि मुझे डिस्टेंस पता चल गई कि 5 किलोमीटर है और टाइम कितना लगा वो हम देख लेते हैं, तो आराम से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड यानी मोशन। तो मोशन कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? रेफरेंस। मैम अपन जब भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, जब अपन रुकेंगे। हाँ, रेफरेंस पॉइंट ध्यान रखना, तो आप आराम से मोशन कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन। मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? कि कोई भी ऑब्जेक्ट, गति। हाँ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या करे? अपने चेंज करे। दूसरी पोजीशन चेंज करता है। यस, साइलेंट होके सुनो सभी स्टूडेंट, ताकि सबको समझ में आ जाए कि मोशन का मीन्स होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, आप हो या मैं हूं या फिर और कोई भी अदर ऑब्जेक्ट की भी बात कर सकते हैं, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो अपनी स्थिति को चेंज करे, जैसे मैं पहले यहाँ पे थी फिर यहाँ पे आ गई, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सराउंडिंग द इन्वायरमेंट, वातावरण के अनुसार, या हम बोल सकते हैं विद द रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम की रेफरेंस में अपनी मोशन, मैं यहाँ पे करी थी, मेरे को टाइम कुछ ही नहीं पता चला, लेकिन जब मैं मोशन करी तो टाइम तो लगाना 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो टाइम की रेस्पेक्ट में जब कोई भी व्यक्ति अपनी पोजीशन को चेंज करता है उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। मोशन। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कि मोशन आर डिफरेंट टाइप की, मोशंस जो होती है गति वो डिफरेंट प्रकार से हो सकती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है रैंडम मोशन कर सकता है, ऑसिलेटरी मोशन कर सकता है, पेंडुलम की जो मोशन होती है वो मोशन कर सकता है, ट्रांजिशनल मोशंस कर सकता है। ठीक है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली मैंने आप लोगों को बेसिक के लिए पढ़ाया था कि मोशंस के डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, कोई रैंडम मोशंस में कर रहा है, कोई पेंडुलम की तरह मोशन कर रहा है, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है। ठीक है, तो जो मोशंस होते हैं, मोशन हम डिफरेंट प्रकार से कर सकते हैं। ये था हमारा मोशन वाला पार्ट। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? फिजिकल क्वांटिटीज। कितनी होती है फिजिकल क्वांटिटीज? हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। तो फिजिकल क्वांटिटीज हम 2 प्रकार से देखते हैं। एक तो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, जिसके अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं? ओनली हमारी जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें ओनली हम किसे इंक्लूड करते थे? जिसको मापा जा सकता है, जिसको मापा, जैसे मास
है, किसी भी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्क है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यानी मान करने जबकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती थी उसमें हम किसको इंक्लूड करते थे, उस ऑब्जेक्ट के फोर्स को। और फोर्स का मीन्स होता है वहां पे हम डायरेक्शंस भी देखते थे और गति। उस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी देखते थे, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट भी देखते थे। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को? मैम फोर्स मतलब गति होता है ना। यस मैम, मैं वापस समझा दो एक बार। मैम हाँ बोलो। देखो मैम एक मैंने बार वापस पढ़ाया था समझा आप दूं। लोगों को कि फिजिकल क्वांटिटीज, एक छोटा सा टॉपिक था हमारा मोशन के बाद में, मैंने पढ़ाया था कि फिजिकल जो क्वांटिटीज होती है, जो भौतिक क्वांटिटीज होती है, वो हमारी दो प्रकार से होती है। मैंने पढ़ाया था, एक तो होता है स्केलर क्वांटिटीज, इसके अलावा सेकंड मैंने पढ़ाया था वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज में हमने बोला था कि ये मास को, किसी भी ऑब्जेक्ट के वर्क को या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को या उसकी डिस्टेंस को मेजर करता है। इसमें डिस्प्लेसमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी हम बोल सकते हैं इसमें हम किसको इंक्लूड करते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के अंदर ये सारे आते हैं। ठीक है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को मास को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसने कैसे वर्क किया फॉर्मूला आता है, स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में हम फोर्स को करते हैं, और फोर्स के लिए हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, उसकी डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन। कि कोई भी व्यक्ति, फोर्स का मीन्स होता है कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे यहाँ पे कोई भी पत्थर रखा हुआ है और उसकी जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, उस पे डिपेंड नहीं करता, उसको फोर्स उधर लगाना है, यानी उस पत्थर को उसको उधर करना है, जबकि उधर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उस पे ज्यादा। मैंने शुरू में पढ़ाया था कि इधर इसके पास मैग्नीट्यूड 20 है, इसके पास 10 है, लेकिन हमें इसमें किसको इन्वॉल्व करना है, डायरेक्शंस को भी, क्योंकि वो कितना ही फोर्स लगा ले, चाहे 100 से भी लगा ले, 100 न्यूटन से भी लगा ले, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है, तो वो 10 वाला सक्सेस हो जाएगा एक बजाय किससे, 20 वाले से। तो इसके अंदर डायरेक्शंस का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, कि इसमें बल का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता कि इसके पास जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, इसके पास 10 न्यूटन बल है, यानी ये 10 न्यूटन से ही बल लगा सकता है, इतनी ही एनर्जी है, लेकिन इसके पास बल है 20 न्यूटन और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये तो इधर से 10 न्यूटन की ये बल लगा रहा है, मतलब 10 न्यूटन लगा रहा है, इसके पास तो इतनी एनर्जी है, लेकिन ये 20 न्यूटन से बल लगा रहा है, दैट मीन्स, लेकिन फिर भी इनमें से जो सफल होगा वो 10 न्यूटन वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो डायरेक्शंस है इस ऑब्जेक्ट की इधर है। तो हम जब भी वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं तो उसके अंदर डायरेक्शंस को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ये था छोटा सा टॉपिक आप लोगों का, समझ में आ गया? अब समझ में आ गए सबको? यस मैम। ठीक है, ओके आगे मैम। चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग स्पीड के बारे में। अब हमारी मैग्नीट्यूड का हिंदी मीनिंग क्या हुआ? मैग्नीट्यूड का हिंदी मीनिंग मैग्नीट्यूड, का हिंदी मीनिंग मैग्नीट्यूड यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का हम बोल सकते हैं कि द्रव्यमान, मास, कि हम बोल सकते हैं कि हम कितना मैग्नीट्यूड, कितना द्रव्यमान लगा रहे हैं, कितना वर्क कर रहे हैं, ये सारा मैग्नीट्यूड के अंदर आता है। ठीक है, आकार होता है, चुंबक के बल जो लगाते हैं ना, मैग्नीट्यूड बोलते ना, मैग्नीट्यूड फोर्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, स्पीड की। कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है तो स्पीड के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? मैम डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस और टाइम।
तो अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है तो किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ठीक है, इसके बाद स्पीड की यूनिट क्या होती है? फटाफट आंसर दो, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों को। मैम क्या? स्पीड की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ स्पीड किलोमीटर, किलोमीटर पर हावर और मीटर पर सेकंड। यस, किलोमीटर पर हावर्स, या हम बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, या हम स्पीड को ऐसे भी लिख सकते हैं v बराबर s अपॉन t। s का मींस पोजीशन यानी डिस्टेंस, t का मींस टाइम। ये तो क्या था हमारा, किसके बारे में? स्पीड के बारे में। कि आप लोगों को कोई पूछे कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे भी जा रहा है, उसकी डिस्टेंस 10 मीटर है और टाइम कितना है 5 सेकंड, तो आराम से 10 मीटर प्लस 5 सेकंड बराबर कितना हुआ? 2 मीटर प्रति सेकंड। कर सकते हो ना? इसके बाद सेकंड फॉर्मूला है हमारा एवरेज स्पीड। क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस, जैसे मैं बात करूं टोटल डिस्टेंस के अंदर हम लोग दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से बी 30 मीटर, बी से सी 40 मीटर, इसके अंदर 20 सेकेंड्स, इसके अंदर 25 सेकेंड्स लगा रहा है, या हम बोल सकते हैं इसमें 15 सेकेंड और इसमें 15 सेकेंड, ए से बी, बी से सी। तो सबसे पहले तो इसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, वो टोटल करेंगे, फिर इसको टाइम को करेंगे प्लस कितना हुआ, कितना होगा? सॉरी यहाँ पे 20 है। 20 मैम 20 60 अपॉन कितना 30 हुआ? 2 मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। आराम से मैम इनवर्स भी लगा सकते हैं ना? हाँ, अगर मान आपके पास यहाँ पे हो जाए किलोमीटर में, यहाँ पे आ जाए हावर्स में, तो किलोमीटर प्रति हावर्स भी लगा सकते हो। वो तो आपको क्वेश्चन में जो यूनिट गिवन होगी ना उसके अनुसार ही आप लोगों को यूनिट लगानी है। अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाए किलोमीटर प्रति हावर्स, तो आपको किलोमीटर इनमें कन्वर्ट नहीं करना, कन्वर्ट अपन को किसमें करना था? और कन्वर्ट इसमें भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास डिस्टेंस तो आ जाए मीटर में और टाइम आ जाए मिनट में, तो पहले मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में, जो ऑलरेडी आप लोगों को सेकंड में आ गए ना। दैट मीन्स आप लोगों को 2 फॉर्मूले तो आ चुके हैं, कैसे फॉलो करने हैं हमें। अगर हमें फॉर्मूले पता है, मान पता है, तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला? या सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी के अंदर हमें किसे इंक्लूड करते हैं डिस्टेंस की जगह? डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। वेलोसिटी में हम किसको, वेलोसिटी का हिंदी मीन्स क्या होता है? घनत्व। यस मैम। वेरी गुड। मैम वेग। वेग या घनत्व एक ही बात है, घनत्व भी बोल सकते हैं इसको, वेग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी के अंदर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसके अंदर किसको इंक्लूड करते हैं? डायरेक्शंस को। यस या नो? अगर हमें वही बात कि एवरेज वेलोसिटी, और इसमें भी एग्जांपल लेके समझाती हूँ आप लोगों को कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ए से बी है, ये 30 मीटर और 15 सेकेंड्स, तो इसमें आप लोगों को क्या याद करना है? क्या याद करना है? मैम 30 मीटर अपॉन 15 सेकंड। 30 अपॉन 50
लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये ऑब्जेक्ट ए से बी और बी से सी वापस जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैम Zero. 2। वेरी गुड, जीरो। Zero. पढ़ाया नहीं था क्या आप लोगों को? समझो इधर एक बार, देखो ये ऑब्जेक्ट है ए से बी, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है यानी इसकी जो डिस्टेंस में हम बात करते हैं वो है 30 मीटर और टाइम है 50 सेकेंड। चलो हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आता है तो इसमें आराम से हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि 30 मीटर अपॉन 50 सेकेंड यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि ये ऑब्जेक्ट ए से बी आ भी रहा है और जा भी रहा है, ठीक है, और वही 30 मीटर 50 डबल कर देंगे, तो मैंने क्या 2 से मल्टीप्लाई। फाइनल और इनिशियल में हम कैलकुलेट करते हैं यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ? जीरो। जीरो। टाइम कितना है? 50 सेकेंड्स। 15। तो ऐसा अगर आपके पास एग्जांपल आ जाए तो बिना देखे, मैं बोल रही हूँ बिना देखे आप लोग डिस्प्लेसमेंट जीरो लगा देना, यानी इसकी जो Yes, ma'am. वेलोसिटी आएगी वो जीरो आएगी। आ गए समझ में? Yes, यहाँ ma'am. तक समझ में आ गए सबको? यस या नो? यस मैम। ठीक है। यस मैम। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा है एवरेज वेलोसिटी का। जिस प्रकार से हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट की है इसी प्रकार से हम एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? कल से इन्हीं फॉर्मूलों पे हमारी न्यूमेरिकल्स क्लास चलेगी तो आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। कल पे मैम एवरेज का मतलब औसत होता है ना? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा। मैम एवरेज का मतलब औसत होता है ना? हाँ, एवरेज का मीन्स होता है औसत। एक तो हमारे पास डिस्टेंस ओनली 1 दे रखी हो, इसके बाद अगर हमारे पास डिस्टेंस 2 दे रखी हो तो पहले इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल करेंगे, सारे को टोटल करेंगे, और टोटल करना ही तो औसत होता है। हमारे पास 2 राशियां दे रखी हो और हमें उसमें उसको टोटल करना है तो टोटल करना ही तो औसत होता है। तो पहले ए से बी टोटल करेंगे, फिर बी से सी टोटल करेंगे, जिसको हम एवरेज यानी औसत बोलते हैं। ठीक है, तो देखो एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है हमारा फॉर्मूला कि म्यूट कर लो प्लीज, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट एवरेज स्पीड, ये रही टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है ये तो हमें दे रखा है, हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे वही एग्जांपल कितना है ए से बी, वही 30 मीटर 40 मीटर, इसके बाद 10 मीटर, वो टाइम, इनको सबको टोटल कर लो फिर माइनस कर दो। इसमें भी क्या कर सकते हैं हम लोग, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को अलग से, क्या होता है आप लोगों को पता हो तो एवरेज वेलोसिटी का मीन्स क्या होता है? मीन्स एवरेज जो वेलोसिटी है उसका अलग से फॉर्मूला बताया था, जब तक मुझे पता है मैंने बताया था आप लोगों को। क्या होता है एवरेज का मीन्स? वेलोसिटी की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैम v माइनस यू अपॉन में t। वेरी गुड, v प्लस यू। वेलोसिटी बात करें ना कि एक्सेलरेशन, v माइनस यू अपॉन t v प्लस यू अपॉन 2 माइनस v। मैंने आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट मींस होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी। इतनी जल्दी भूल गए आप लोग? इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, तो यही तो बताया था, इसका मीन्स होता है v प्लस यू अपॉन 2। ये किसका है हमारा? Yes, ma'am. एवरेज वेलोसिटी। Average velocity. यानी हम इसको वो भी बोल सकते हैं क्या, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बराबर ही तो होता है फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2।
ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट वही होता है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है डी फाइनल माइनस इनिशियल। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? एक्सेलरेशन का मीन्स क्या होता है हिंदी में? मैम इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टाइम टेकन। मैम इसका हिंदी मतलब होता है त्वरण। U upon T, वेरी गुड। मैम इसका हिंदी मीनिंग त्वरण होता है। त्वरण होता है, वेरी गुड। ACCEL। एक्सेलरेशन का जो हिंदी मीन्स होता है वो होता है त्वरण। त्वरण। और इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमारा फॉर्मूला होता है A बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी का मीन्स क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। v यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक का मीन्स क्या होता है यहाँ पे? एक्सेलरेशन। ठीक है, आ गई ये फॉर्मूला भी समझ में सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक समझ में आ गया? मैम Yes, ma'am. इन सभी मैम लेके कल के लेक्चर में, क्योंकि आज अगर इन पे न्यूमेरिकल लिए तो हमारा ये लेक्चर जो फॉर्मूला वाला लेक्चर है वो अनकंप्लीट रह जाएगा। तो आज हम फॉर्मूले देख लेते हैं, इसके बाद कल के लेक्चर में हर फॉर्मूले पे दो दो क्वेश्चन लेके डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा? ग्राफ के बारे में। और ग्राफ हमने तीन प्रकार से देखी थी, टाइम डिस्टेंस, टाइम डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम रिम्यूट कर लो दिव्यांशु। टाइम डिस्टेंस ग्राफ में क्या पढ़ा था हमने? मैम किसमें? हमने ग्राफ देखी थी, हम बात करते हैं ग्राफ वाले टॉपिक पे। इसमें हमने देखा था एक तो होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेकंड होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। Displacement time graph. तो ये बताओ, जब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था तो इसमें हमें क्या ऑब्टेन हुआ था? हमने क्या मेजर किया था इसके अंदर? स्पीड। वेरी मैम गुड। स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जब भी हम डीटी ग्राफ के अंदर कोई भी स्लोप निकालते हैं तो उस स्लोप से हमने क्या कैलकुलेट करते हैं? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। इसके बाद इसके अंदर हमने क्या कैलकुलेट किया था? Velocity. वेलोसिटी। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या हम बोल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मींस वेलोसिटी भी तो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट यानी Yes, ma'am. माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसके अंदर हमारी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें जो स्लोप था, इसके अंदर हमने क्या कैलकुलेट किया? वही वेलोसिटी। समझ में आ गई इस लाइन का मींस आप लोगों को? आप लोगों को कोई पूछे कि डिस्टेंस और टाइम में आप लोग क्या कैलकुलेट करते हो, क्या मेजर करते हो, तो हम बोल सकते हैं कि हम स्पीड मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को पूछे कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में आप क्या मेजर करते हो, तो वेलोसिटी मेजर करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या है या फिर इनिशियल वेलोसिटी क्या है। इसके बाद हमने पढ़ा था इसके बारे में यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। क्या होता है यूनिफॉर्म? सबसे पहले तो आप ये बताओ मेरे को कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म? हमारे जो मैम एक ही स्पीड में बहुत देर तक चलना और इन अलग अलग स्पीड में चलना अनयूनिफॉर्म। हमारे दो वर्ड थे, फर्स्ट इज यूनिफॉर्म एंड सेकंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशंस का मीन्स होता है जिसमें टाइम और डिस्टेंस क्या हो? इक्वल हो। किसी ऑब्जेक्ट को जितना टाइम दिया है उसके अनुसार ही उसको उतनी ही डिस्टेंस दी है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें
नॉन यूनिफॉर्म मोशंस की, तो उसके अंदर बोलते हैं कि टाइम इक्वल Equal हो होते हैं। लेकिन डिस्टेंस क्या हो, अनइक्वल हो। अनइक्वल। म्यूट कर लो प्लीज। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो वर्ड है, इनका ध्यान रखना आप लोग। अधिकतर हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस और उसका टाइम क्या होता है, इक्वल होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। लेकिन अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म की, यानी असमान गति की, जिसके अंदर या तो टाइम इक्वल हो, डिस्टेंस नॉन इक्वल हो, या डिस्टेंस नॉन इक्वल हो या टाइम इक्वल हो, यानी दोनों में से एक हो सकता है। जिसको हम नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हैं या गैर समान गति भी कह सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हम बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। अगर हमें यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। यानी यूनिफॉर्म मोशन में हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, बताया था। और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे, 3 क्वेश्चन करवाए थे। मैम टाइम और क्या? डिस्टेंस, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, करवाए थे ये क्वेश्चन मैंने। यस मैम। यस मैम। अगर आप लोगों को कोई एक ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशंस के अंदर और आप लोगों को इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करवा रहा है या फिर वेलोसिटी कैलकुलेट करवा रहा है, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करवाए तो इसको फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दो। ऐसे भी तो आ सकता है ना टाइम और डिस्टेंस तो भी पता हो। हाँ, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पूछे तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। अगर हमें वेलोसिटी पूछे तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कर सकते हैं ना हम आराम से। या फिर टाइम पूछे तो इसको इधर ले जाओ और इसको डिवाइड कर दो। इतना तो आता है ना मैथ के अंदर आप लोगों को कन्वर्ट करना। लेकिन ये जो दो फॉर्मूले हैं वो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट कैलकुलेट करा रहे हैं तो उसके लिए हमें वेलोसिटी और टाइम पता होना चाहिए। अगर हमारे पास वेलोसिटी कैलकुलेट करवा तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट और टाइम पता होना चाहिए। टाइम पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, यूनिफॉर्म मोशन सबके बारे में जानते हो। इसके अलावा नहीं भी जानते तो न्यूमेरिकल्स की जो क्लास आएगी, बस रिक्वेस्ट है कि आज जो फॉर्मूले वाली क्लास है उसको आज पढ़ लेना ध्यान से, तभी आप लोगों को ये 3 क्लासें होगी हमारी रेगुलर, तीनों में तभी ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक था, लास्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ग्राफिकल इक्वेशन। 3 इक्वेशन थी। कौन कौन सी इक्वेशन थी तीनों? इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके अंदर इक्वेशन फर्स्ट की बात करूं, कौन सी इक्वेशन थी? v इज इक्वल u प्लस 80। v बराबर u प्लस 80। इसके अंदर हमने क्या देखा था? इसके अंदर हमने देखा था कि इसमें हम वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशनशिप देखते हैं। कैसे अनु? इसके अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर हम vt रिलेशनशिप देखते हैं। v यानी वेलोसिटी, t मींस टाइम रिलेशन। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन सेकंड थी, वो हमारी क्या थी? s इज इक्वल ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर बराबर ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर, यही थी ना। इस ग्राफ के अंदर हम क्या करते हैं? पोजीशन और टाइम, पोजीशन और टाइम, यानी हम बोल सकते हैं इसके अंदर हम st रिलेशन देखते हैं। यानी हम बोल सकते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन।
ये चीज ध्यान रखना, जिन पे मैं गोला लगा रही हूँ, और ये चीज आप लोगों को तब समझ में आएगी जब आप लोग न्यूमेरिकल करोगे। और मैम ने बताया था कि हमें किस पे गोला लगवाया था। अगर आप लोगों को ये चीज पता है ना कि इक्वेशन फर्स्ट में, तो आप आराम से क्वेश्चन देख के पता लगा सकते हो कि हाँ इस क्वेश्चन में हमारी इक्वेशन फर्स्ट लगेगी, क्योंकि इसमें वीटी रिलेशन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा हो और उसमें आप लोगों को पूछे कि इसमें पोजीशन टाइम, तो आपको पता है कि इक्वेशन हमारी सेकंड थी, उसमें हमें पोजीशन टाइम में रिलेशन से बताना है। तो ये जो लाइन ही बता रही हूँ उनका ध्यान रखना, तभी आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। नहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोग दिमाग ही नहीं लगा पाओगे कि इसमें इक्वेशन फर्स्ट लगाए, सेकंड लगाए, थर्ड लगाए। तो अगर आप लोगों को रिलेशन पता है कि सेकंड इक्वेशन में हम पोजीशन और टाइम के बीच रिलेशन देखते हैं, इसमें हम लोग वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन देखते हैं। और इक्वेशन थर्ड की बात करती हूँ, इक्वेशन थर्ड हमारी है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या होता है 2as, और इसके अंदर वही पोजीशन और वेलोसिटी के बीच, इसके अंदर हम लोग पोजीशन और वेलोसिटी के बीच रिलेशन देखते हैं। इसके अंदर वेलोसिटी टाइम, इसके अंदर पोजीशन और टाइम, और इसमें पोजीशन और वेलोसिटी टाइम, सॉरी पोजीशन और वेलोसिटी रिलेशन देखते हैं। तो ये तीनों इक्वेशन आप लोग ध्यान रखना है, और तीनों इक्वेशन के साथ ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन सा रिलेशन होता है। अगर आप लोगों ने उस दिन गोले नहीं लगाए तो आज माइंड में फिट कर लेना आप लोगों के इक्वेशन फर्स्ट में बीटी रिलेशन होता है, यानी वेलोसिटी टाइम रिलेशन होता है। इक्वेशन सेकंड में पोजीशन टाइम रिलेशन होता है, एंड इक्वेशन थर्ड है उसमें पोजीशन और वेलोसिटी रिलेशन होता है। इसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, कल पढ़ा था ना हमने ये टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था कि आप लोगों को पूछे कि कैलकुलेट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो वैल्यू दे रखी है, तो आप कैसे याद करोगे, क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए, क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर अपॉन टी, ये तो पढ़ाया था ना। v का मीन्स Yes, ma'am. किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हम सर्कुलर मोशन कैलकुलेट करते हैं, पाई का मीन्स होता है 20/7, यहाँ पे r का मीन्स होता है रेडियस, और t का मीन्स होता है टाइम। आपको कोई सी भी 3 वैल्यू दे रखी है और कोई सी भी एक वैल्यू दे पूछे तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे आपको ये दे रखा है और ये पूछे तो इसको भी कर सकते हो। आपको ये ना देके ये सारी वैल्यू दे रखी है तो आप आराम से r की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला कन्वर्ट करना आता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। और आज, और फिर बोल रही हूँ, आज के जो नोट्स है वो अपने नोटबुक में राइट कर लेना लास्ट पेज में। कल से हम लोग 3 क्लासों में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल या थ्योरी वाले जो भी क्वेश्चंस हैं या डिफरेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो तीनों लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो आप लोग। नो समझ में आ नो गया? मैम। सब समझ में आ गया? Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, आज मैं जो पढ़ाई हूँ उसको प्लीज लर्न कर लेना ताकि हमें कल बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आए। अगर हम न्यूमेरिकल्स भी पढ़े ना कल के लेक्चर में तो बिल्कुल भी, और आप लोग बताओगे कि मैम इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला, और क्यों लगेगा वो भी पूछूंगी, क्यों लगेगा, तो आप लोग मैम प्लीज ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।